हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से आज जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उसका हम आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भान जी ने पूछा है कि सर प्रोटीन भी तो ज़रूरी होता है। तो क्योंकि जिस वीडियो में इन्होंने कॉन्स्टिपेशन की जिस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है मेरे, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों को पाइल्स या फिशर है उन लोगों को प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेने से अवॉइड कराते हैं। क्योंकि जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमें जो अगला दिन होता है हमारे मल द्वार से जो मल के टुकड़े आते हैं वो सॉलिड यानी थोड़ा सूख जाते हैं, सॉलिड के फॉर्म में आते हैं, जैसे कंकड़ जैसे निकलते हैं। क्योंकि मैंने खुद फील किया है, जिस दिन मैं ज़्यादा नॉनवेज या ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेता हूँ, जैसे पनीर ज़्यादा खा लिया, तो अगले दिन क्या होता है मेरे मोशन में टाइटपन आ जाता है। और क्लिनिकली भी हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास 100 मरीज आ रहे हैं तो जैसे उनको पाइल्स या फिशर हुई आए हमारे पास, तो जब हमने उनसे हिस्ट्री पूछी, भाई आज कल रात में आपने क्या खाया था, तो हमें ज़्यादातर हिस्ट्री मिलता है कि हमने ज़्यादा प्रोटीन डाइट, जैसे उन्होंने नॉनवेज ज़्यादा खा लिया या ज़्यादा पनीर खा लिया, या कहीं रहन सहन में कोई जैसे रात बिरात उन्होंने खाना देर में खाया या देर में सोए या देर में जगे, तो देर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन करते हैं। लेकिन प्रोटीन, हैवी प्रोटीन डाइट से कॉन्स्टिपेशन होता है। और ना विश्वास हो आप करके देख लीजिए, आप अगर आज आधा किलो या 1 किलो मटन या चिकन या कुछ भी खाइए या पनीर का डाइट ज़्यादा लीजिए, आप देखिएगा अगले दिन आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। अगर आपको पाइल्स या फिशर नहीं है तो आप लैट्रिन जब जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई सिम्टम ना आए, ना दर्द हो, ना जलन हो, ना ब्लीडिंग हो। लेकिन अगर आपको पाइल्स या फिशर है तो आप देखिएगा आपको जो पाइल्स और फिशर के जो सिम्टम्स होते हैं, जो साइन होते हैं, वो आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। जैसे आपको हो सकता है जलन बढ़ जाए, हो सकता है आपको ब्लीडिंग बढ़ जाए, हो सकता है आपको दर्द बढ़ जाए, हो सकता है आपको इचिंग बढ़ जाए। तो मैंने देखा है कि प्रोटीन डाइट से ऐसा होता है। और चूँकि ओवरऑल हमारी बॉडी भी प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन डाइट जब हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है कोशिश करता है कि प्रोटीन के मैक्सिमम पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले और मिनिमम पार्ट को एक्सपेल करे। तो इसी चक्कर में वहाँ पे जो है सॉलिडपन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इधर, दूसरा क्वेश्चन है, सर मुझे कब्ज़ है फिर भी अमरूद सूट नहीं करता और जाम हो जाता है। देखिए मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अमरूद पे, और लोग मुझे गलत भी कहते हैं कि सब डॉक्टर तो बोलते हैं, सब लोग कहते हैं अमरूद खाओ कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन तो अमरूद खाने से आराम मिलता ही है। क्योंकि जो अमरूद के फाइबर होते हैं, अगर आप सेब से कंपेयर करें एप्पल से, तो अमरूद के फाइबर जो होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं। जब हम अमरूद खाते हैं तो आप देखेगा आपका जो डाइजेशन पावर है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। यानी जब अमरूद खाते हैं तो उसके जो फाइबर इतने हार्ड होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर में हाई डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत पड़ती है उसको पचाने के लिए। अगर आपकी अग्नि कमज़ोर है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कम काम कर रहा है, यानी जूसेस कम सीक्रेट हो रहे हैं, आप देखेगा मल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जब आपको मल की मात्रा ज़्यादा होगी तो पेट तो साफ कर देगा, पूरा आंतें तो साफ कर देगा, लेकिन जब वो हमारे गुदा मार्ग से निकलेगा, जहाँ पे हमें पाइल्स या फिशर की समस्या थी, तो वहाँ पे चोट पहुँचा देता है। तो चोट पहुँचाने से पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स के साथ है, फिशर के साथ है, तो आप अमरूद ना खाकर और भी बहुत सारे फल आते हैं, जैसे सेब खा लीजिए, केला खा लीजिए, और भी जो जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा है, अनानास है, इन सब फलों का सेवन करिए। अमरूद से कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होगा, लेकिन मलद्वार पे चोट पहुंचाएगा। दूसरा, जो अमरूद के दाने होते हैं ना, वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जब अमरूद के दाने आपके गुदा मार्ग से पास होंगे तो वहाँ पे पाइल्स या फिशर में चोट और पहुँचाएंगे, इससे आपको समस्या बढ़ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, इन्होंने एस कुमार जी ने पूछा है कि 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, दर्द कर रहा है, लैट्रिन में लास्ट टाइम 2 बूंद ब्लड आता है, ठीक है, और प्लीज़ रिप्लाई मी सर प्लीज़। तो इन्होंने एस कुमार जी हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इनका आंसर ये है कि देखिए पाइल्स का ऑपरेशन 3 महीना हो गया। तो पहले तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा करें तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको एलेबोरेट यानी पूरा एक्सप्लेन करके भेजा करें। जो ऑपरेशन हुआ है पाइल्स का वो किस विधि से हुआ है, छारसू से हुआ है कि डायरेक्ट हेमोरेक्टॉमी हुई है, या स्टेपलर, जो भी ऑपरेशन हुआ है वो आप प्लीज़ बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। लैट्रिन के लास्ट टाइम में 1-2 बूंद ब्लड आता है, तो 1-2 बूंद ब्लड से मत डरिए। क्योंकि जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी जब मल हमारा हार्ड हो जाता है, तो उससे हमें चोट लग जाती है, तो उससे हमें लैट्रिन रास्ते में थोड़ा सा छिल जाता है, जैसे वहाँ पे फ्रिक्शन हो गया, जिसकी वजह से ब्लड आने लगता है। रेड वाला कैथेटर बना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पाइल्स में हमारे शरीर से ब्लड कैसे आता है। जैसे मान लेते हैं, ये थोड़ा सा मैंने कलर वाइज इसको एक्सप्लेन किया है।
ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आपको बस ये देखना है कि आपको जो एनल कैनाल होती है, जो ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारी एनल कैनाल है, ये आपकी एनल कैनाल है और ये आपका रेक्टम है। जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो जो हमारा मल होता है कई बार बहुत हार्ड हो जाता है या सूख जाता है, या कई बार होता है कि इतना ज़्यादा उसमें रूखापन आ जाता है कि जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो वो हमारे मलद्वार में लगता है अटक गया है, निकल नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कांपते हैं, जोर लगाते हैं या दम लगा के सोचते हैं बाहर निकालते हैं या स्ट्रेनिंग करते हैं। तो क्या होता है, उसकी वजह से हमारे गुदा मार्ग पे क्या होता है, हल्का सा चोट लग जाती है जिसको हम लोग फिशर कहते हैं। या मान लेते हैं अगर हमें पाइल्स था तो उस पर हल्का सा उसके टकराने की वजह से वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड आने लगता है। तो आप इसमें कुछ मत करिए, केवल अपना डाइट मेंटेन करिए, खाना अच्छा खाइए, ताकि जो मल का पहला हिस्सा जो कंकड़ जैसा हो गया था वो आपके गुदा मार्ग पे चोट ना पहुँचाए, तो आपको ये जो 1-2 बूंद ब्लड आ रहा है मल त्याग के बाद वो भी ना आए। इसके लिए एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे पाइलोआंस ऑयल होता है, हम लोग क्लिनिकली देखते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप एक बार आप देख लीजिएगा। उस ऑयल को क्या करना है, ऐसे आपको शरीर में भरना है। जब भी आप लैट्रिन जाएं, ऐसे लैट्रिन रास्ते में इसको ऐसे हल्का सा पुश कर दें ऑयल। इससे पुश करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो रबड़ होती है, ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाती है। जब हम ऑयल को पुश करते हैं अंदर तक, मान लेते हैं ये ऑयल तो हमारा जैसे ये अंदर गया, जब ये अंदर ऑयल जाता है तो हमारा जो मल का पहला हिस्सा होता है वो तेल से भीग जाता है। जब तेल से भीग जाता है तो वो आराम से गुदा मार्ग से आपका मल पास हो जाता है, और जब तेल अंदर जाता है तो हमारी गुदा मार्ग की जो अंदर की म्यूकोजा में होती है, जो दीवार होती है, उसको भी तेल से भिगा देता है। तो लैट्रिन आराम से फिसल के निकल जाती है, पहला। दूसरा, ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है जो कि अगर कोई घाव बन गया है, पाइल्स है या फिशर है, उसको भी हील करने में हेल्प करता है। मान लेते हैं आपको फिशर था, मल का टुकड़ा वहाँ फंसा, भगंदर बन जाएगा, फोड़ा बन जाएगा, उसमें भी इस फोड़े को बनने में भी हेल्प करता है ताकि आपको फोड़ा मिले। तो पाइलोआंस इज़ द वेरी मतलब एक तरह से बहुत ही इफेक्टिव और इकोनॉमिकली बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत कम पैसे में एज़ कम्पेयर जो अदर मैंने देखा है। तो हमने अपने ज़्यादातर पेशेंट में हमने पाइलोआंस का प्रयोग करा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है ये रविंद्र कुमार जी हैं, सर मुझे फिशुला है, मेडिसिन बताएं। ये चौथा क्वेश्चन है, मुझे फिशुला है, मेडिसिन बताइए। तो बेटा मैंने पहले बताया, फिशुला जो होता है खाने वाली औषधियों से 99% ठीक नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको फिशुला है तो खाने वाली औषधियों पे भरोसा मत करिए। अगर आपको लग रहा है 1-8 महीने खाना है तो किसी भी आप डॉक्टर को जो इनको आप अच्छा समझते हैं उनसे 1-2 महीने दवा ले लीजिए। अगर सिंपल सी फुड़िया फुंसी होगी तो ठीक हो जाएगा। अगर फिशुला होगा तो 99% दवाओं से बेटा नहीं हील होता। आप अपने आसपास किसी भी एनोडक्टल डॉक्टर को दिखा लीजिए, जो भी सर्जन डॉक्टर उनको दिखा लीजिए। इसमें फिशुलोग्राम में हमारी रिपोर्ट होती है, इससे ये कंफर्म होगा कौन सा ग्रेड का फिशुला है, यानी कितना बहुत इजी वाला ठीक होने वाला है या बहुत टफ वाला है। क्योंकि फिशुला में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होता है। जैसे ये फिशुला है, ये देखिए ये फिशुला होता है। फिशुला में 2 ओपनिंग होती है, एक अंदर होती है गुदा मार्ग के अंदर जिसे एनल कैनाल के अंदर कहते हैं, इसको हम इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो गुदा मार्ग के बाहर होती है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई दवा खाई, एक्सटर्नल ओपनिंग कई बार ठीक हो जाती है, लेकिन अंदर जो फिशुला ट्रैक होता है वो दवाओं से नहीं ठीक होता, और अंदर कई बार होता है बेटा ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में या ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार ग्रेड 5 के भी फिशुला केस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको फिशुला हो, बिना लेट किए किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखा के कंफर्म करिए आपको बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है, ये सोल्यूशन ढूंढिए बेटा। दवाओं के उसमें मत पड़िए। कई बार होता है कि आप दवा लंबे समय तक खाते रहेंगे और ठीक नहीं होगा, ग्रेड 1 का केस ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक है, सर मैं इंडिया से हूँ, सऊदी अरब में काम करता हूँ, मुझे पाइल्स है, जलन होती है और गुदा मार्ग पे सूजन आ जाती है। तो ये हैं इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये भारतवर्ष के हैं लेकिन ये सऊदी अरब में काम करते हैं और इनको पाइल्स से जलन दर्द हो गई। तो पहले तो हम बता दें, पाइल्स अगर होता है तो हमें जलन दर्द जल्दी नहीं होता है, क्योंकि पाइल्स जो होती है वो हमारे मैं इसी पिक्चर में समझाता हूँ। पाइल्स नहीं बेटा, आपको फिशर होगा तो एक बार किसी डॉक्टर को दिखा के पहले कंफर्म कर लीजिए आपको फिशर है या पाइल्स है, क्योंकि फिशर में पेन जलन दर्द होता है, पाइल्स में जलन दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पाइल्स जो होता है वो हमारा इस एरिया में होता है जिसे हम डेंटेट लाइन के ऊपर कहते हैं। इंटरनल पाइल्स जो होता है वो एबव द डेंटेट लाइन होता है। अगर आपने हमारे पूरे वीडियो देखे होंगे तो इंटरनल पाइल्स जब हमने पढ़ाया था
तो इसमें हमने बताया था कि इंटरनल पाइल्स इज इनर्वेटेड बाय द ऐसी नर्व होती हैं जो ऑटोनॉमिक नर्व होती हैं, जिसमें मतलब सेंस ऑफ पेन नहीं होता है, मतलब वो पेनफुल नहीं होती हैं जब तक इसमें बहुत ज़्यादा पस ना पड़ जाए या इन्फेक्शन हो जाए। तो इंटरनल पाइल्स में पेन नहीं होता है। आपको हो सकता है कि लैट्रिन रास्ते में नीचे की तरफ थोड़ा सा कट लग गया हो, जिसे हम फिशर इन एनो कहते हैं। तो क्योंकि जलन और दर्द हमेशा फिशर में होता है, ना कि इंटरनल पाइल्स में होता है। तो एक बार वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लीजिए कि आपको पाइल्स है या फिशर है। फिशर का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, पाइल्स का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। अगर आपके पास इस तरह के वहाँ पे डिवाइस हो तो लैट्रिन जाने से पहले हल्का सा ऑयलिंग कर लीजिए, जैसे हमने पहले बताया पाइलोवांस या जातरी तेल, सिट्स बात कर लीजिए। गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या बेटाडीन या जो आपको वहाँ मिल जाए वो आप बैठ के सिकाई कर लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और अपना डाइट मेंटेन करिए, खाना अच्छा खाइए। लैट्रिन रास्ते में अगर चोट नहीं लगेगी तो आपको जलन दर्द कम हो जाएगा। डाइट पे भी बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए, एक बार प्लीज़ आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, ये श्रवण कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे 8 महीने से फिसला हुआ है, पेनलेस है, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने मेरी एमआरआई करवाई है, ग्रेड 2 का फिसला आया है, प्लीज़ कुछ बताएं, ऑपरेशन कब तक? तो ये संजय कुमार जी हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि इनको ग्रेड 2 का फिसला डायग्नोस हुआ है एमआरआई फिसलोग्राम में। तो अब इनको क्या करना चाहिए? तो ग्रेड 2 का फिसला का मतलब होता है जब एक फिसला ट्रैक होता है, देखिए फिसला ग्रेड 2 किसको बोलते हैं और इसका इलाज क्यों आपको ज़्यादा ज़रूरी है कराना? जब हमारे शरीर में एक फिसला होता है और वो इंटर स्फिंक्टिक होता है, यानी केवल इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसे बोलते हैं ग्रेड 1 इंटर स्फिंक्टिक फिसला। दिस इज़ द, ये जो हमारा है ये ग्रेड 1 का इंटर स्फिंक्टिक फिसला है। अगर इसी फिसला ट्रैक में एक नया ट्रैक बन जाए तो उसे हम बोलते हैं ग्रेड 2 का फिसला। जैसे यहाँ पे एक हमें फिसला हुआ, ये ट्रांसस्फिंक्टिक बन जा रहा है, मैं ग्रेड 1 इंटरस्फिंक्टिक बना रहा हूँ। जैसे ग्रेड 1 इंटरस्फिंक्टिक फिसला, देखिए सेम फिसला है, जैसे यहाँ पे था ग्रेड 1 होगा। ग्रेड 2 कब होगा? जब इसमें एक नया ट्रैक बन जाए या यहाँ पे इसी ट्रैक के साथ कोई एब्सेस या जुड़ जाए या कोई फोड़ा बन जाए, तो उसे बोलते हैं ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 फिसला ग्रेड 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें जो है आप किसी भी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर से दिखा के, जिन सर ने आपको ये एमआरआई रिपोर्ट लिखी थी उनको दिखाकर इसका तुरंत ट्रीटमेंट ले लीजिए बेटा। ये एज़ कम्पेरिजन टू ग्रेड 3 ज़्यादा इजी होता है ठीक करना, और आसानी से ठीक हो जाता है। चाहे आप झारसू से करा लीजिए, चाहे मॉडर्न से करा लीजिए, सब बेहतर होते हैं, सबसे अच्छा इलाज होता है, सबसे लगभग ठीक ही हो जाते हैं। बस डॉक्टर का चुनाव आपको करना है कि किन डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, सर जो स्किन टैग है कैसे ख़त्म होगा? इन्होंने पूछा है, KM पूजा, कुमारी पूजा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि जो स्किन टैग होता है उसका क्या करना चाहिए। देखिए हमारे शरीर में स्किन टैग लगभग ऐसा कोई नहीं है जिसको थोड़ा बहुत हो ना। थोड़ा बहुत उम्र के हिसाब से, जैसे मान लो कोई 30, 35, 40, 45 साल का कोई भी, स्पेशली महिलाएँ हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत फिशर डेवलप होता है, स्किन टैग बनने लगती है। तो स्किन टैग नॉट ए डिजीज़, एक डिजीज़ नहीं है, ये एक तरह से फिशर का एक तरह से उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। जब हम लोग को फिशर होता है तो फिशर में क्या होता है कि हमारे स्किन में नीचे की तरफ, यहाँ पे जैसे ये फिशर हुआ, तो फिशर में क्या होता है कि हमारी जो फिशर होता है उसमें नीचे की तरफ एक स्किन टैग बनने लगती है। एक तरह से ये एक सेल, एक तरह से ये हाइपरट्रॉफी होता है, यहाँ पे सेल, कुछ एक सेल होती है जिसका साइज़ बढ़ने लगता है, तो ये बनता है स्किन टैग नीचे की तरफ। और यहाँ पे एक स्किन टैग इसी तरह और बनने लगता है ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑफ द वॉल्व ऑफ द एनल वॉल्व, ये जो एनल वॉल्व होती हैं डेंटेड लाइन की, इसकी वजह से भी यहाँ पे एक ऐसा ही वॉल्व, एक ऐसा सूजन आने लगती है जिसे हम हाइपरट्रॉफाइड पैपुला कहते हैं। तो हाइपरट्रॉफाइड पैपुला प्रेजेंट इनसाइड द एनल वर्स एंड स्किन टैग प्रेजेंट आउटसाइड द एनल वर्स। मल द्वार के बाहर जो आपको स्किन मिलती है उसको स्किन टैग कहते हैं। मल द्वार के अंदर यानी डेंटेड लाइन पे जो स्किन टैग मिलता है उसे हम हाइपरट्रॉफाइड पैपुला कहते हैं। ये दोनों फिशर की वजह से बनते हैं। तो अगर आपको फिशर नहीं है, जलन दर्द नहीं हो रहा है, मलद्वार में कोई समस्या नहीं है, तो स्किन टैग के लिए इतना परेशान मत होइए। स्किन टैग ज़्यादातर लोगों को हो जाता है, और स्किन टैग कोई पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी नहीं है, ये सबको होता है। अगर आपका पेट साफ हो रहा है, आपको जलन दर्द नहीं हो रही है, अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, तो प्लीज़ कोई भी ऐसी दवा मत खाइए, लगाइए जो आपको स्किन टैग के लिए, क्योंकि इसकी कोई दवा आती नहीं है जो लगाने या खाने से सही हो जाए। जब ये कभी परेशान करता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाए, तब इसको रिमूव करना पड़ता है, वो भी एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो आप अपना डाइट अच्छे से मेंटेन करिए, खाना अच्छा खाइए, खुश रहिए, आपको विश्वास रखिए ये बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। थैंक यू।